आपने ये एज ऑफ एडेलाइन मूवी तो देखी होगी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जाके इस मूवी को देखें, जिसमें एक लड़की का एक्सीडेंट होता है और फिर उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो उसकी एजिंग यानी उसकी उम्र को रोक देते हैं और वो कई सौ सालों तक जवान रहती है। अब हर इंसान ये चाहता है कि वो जवान रहे, सेहतमंद रहे और इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी लंबी गुजारे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एजिंग एक ना रोकने वाला प्रोसेस है या ये सिर्फ एक मॉडिफिएबल सिस्टम है? साइंस ने आज के दौर में हमें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसमें साइंस ये दावा करने लग गई है कि हम ये जो उम्र है, ये एजिंग है, इसको भी रोक सकते हैं और हम कई सौ सालों तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रह सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि एजिंग सिर्फ और सिर्फ बालों का सफेद होना और चेहरे के ऊपर रिंकल्स का आ जाना नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है जिससे हर जिंदा चीज गुजरती है। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं तो हम एक सिंगल सेल से बने हैं। वो सिंगल सेल माँ के पेट के अंदर लाखों करोड़ों सेल्स में डिवाइड होता है और फिर वो बनते बनते एक इंसान या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंसान इस दुनिया में आता है, फिर उसके लाखों करोड़ों अरबों सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, हर चीज ग्रो करती है और वो इंसान ऐसा ऐसा बड़ा होना शुरू होता है और वो बड़े होते होते अपनी जवानी में पहुंच जाता है, अपनी हर चीज की एक्सट्रीम में चला जाता है, खूबसूरती की एक्सट्रीम में होता है, ना उसको कोई बीमारी होती है और वो बहुत सेहतमंद और फुल एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि उस इंसान की उम्र ढलना शुरू हो जाती है और वो फिर से बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। मैं आपसे ये चैलेंज करके कहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मैं जब एक दफा जवानी में पहुंचूं और फिर मैं बुढ़ापे की तरफ जाऊं। कि बुढ़ापा सिर्फ सफेद बाल और रिंकल्स लेके नहीं आता, बल्कि बुढ़ापा और एजिंग बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। जैसे कि आप सारे जानते हैं, हमारी आंखों की बिनाई कम होना शुरू हो जाती है, हमारी यादाश्त कम होना शुरू हो जाती है, सुनाई कम देना शुरू हो जाता है और जिस्म के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जब इंसान बूढ़ा होना शुरू होता है तो फिर उस इंसान की डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस हैं वो क्यों कम हो जाते हैं, उसकी आंखों की बिनाई क्यों कम हो जाती है? जब हम जवान होते हैं तो हम बिल्कुल सही देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं तो फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज बैकफुट पे जाना शुरू हो जाती है और हमें नजर आना कम शुरू हो जाता है। ये सारे का सारा चक्कर सेल्स का चक्कर है। जैसे मैंने बताया कि हम एक सेल से बने हैं, फिर वो सेल्स लाखों करोड़ों में जब डिवाइड हुआ, फिर एक स्टेज आती है कि वो सेल्स डिवाइड होना रुक जाते हैं। फिर जब वो डिवाइड होना रुक जाते हैं, फिर कोई भी चीज डैमेज होती है, फिर वो डैमेज पार्ट रिपेयर नहीं होता। जैसे आप ये देख लें कि अगर किसी एक बिल्डिंग के अंदर कोई या किसी रोड के ऊपर कोई चीज टूटे, हम उस रोड के अंदर टूटी हुई चीज को दोबारा से भर के उसको फिर से रिपेयर कर दें, वो सड़क फिर से हमें बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगी। सेम कहानी इंसानों की या ऑर्गेनिजम्स की है। जब हम जवान हो रहे होते हैं तो फिर हमारे अंदर कोई भी चीज डैमेज होती है तो हम उस हमारे सेल्स डिवाइड करके उन डैमेज पार्ट्स को फिर से रिकवर कर देते हैं और हम फिर से तरोताजा, एनर्जेटिक और सेहतमंद होते हैं। लेकिन जब हमारे पास वो मटेरियल खत्म हो जाए जिसने उस डैमेज पार्ट को भरना है, फिर वो सड़क आहिस्ता आहिस्ता टूटती रहेगी। यही कहानी एजिंग की है। जब हम अपनी पीक पे जाते हैं, हमारे सेल्स, हमारा मटेरियल बहुत पीक पे होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिवीजन रुक जाती है। जब डिवीजन रुक जाती है तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू होता है। जब डैमेज होना शुरू होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड आता है। इसलिए जब बुढ़ापे के अंदर एक चीज टूटती है, फिर वो चीज रिकवर नहीं होती, फिर वो टूटी हुई चीज मजीद टूटती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एजिंग की निशानियां नजर आती हैं। फिर आपको दिल की बीमारियां, जिगर की बीमारियां, गुर्दे फेल होना शुरू हो गए, मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई, आंखों से नजर आना कम शुरू हो गया, सुनाई ऊंचा देना शुरू हो गई। सारे वो फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं चाहता। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एजिंग को कॉज करते हैं, और फिर हम यहाँ से ये देखने जा रहे हैं कि साइंटिस्ट ने इस एजिंग को रोकने और रिवर्स करने के लिए कौन कौन सी रिसर्च की है और कौन कौन सी चीजों को फॉलो अप किया है। दरअसल जितनी भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं आपको
पिछली बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे अंदर कुछ भी होता है वो डीएनए और जीन्स की वजह से होता है। मैंने ये बहुत सारी वीडियोस पहले भी इस पे बनाई हैं डीएनए और जीन्स के ऊपर, आप जाके वो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम्स के कंसेप्ट को बहुत क्लियर किया है। खास तौर पे आप ये मेरी वीडियो देखिए, द एंड ऑफ मेन, वाई क्रोमोसोम डीजनरेट हो रहा है। अब हम इस प्रॉपर वीडियो पे आते हैं। अगर हम ये देखें तो हमारे अंदर जो जीन्स और डीएनए होता है, इसके अंदर कुछ जीन्स डिस्कवर हुए हैं। इन जीन्स को लॉन्गेविटी जीन्स कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि किसी की एजिंग के ऊपर उसकी जनरेशन और उसकी जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप दो लोग देखते हैं, दोनों 40 साल के हैं या दोनों 50 साल के हैं। एक 50 साल में आपको बहुत बूढ़ा नजर आ रहा है, जबकि दूसरा 50 साल के अंदर अभी आपको यंग नजर आता है। उन दोनों की जेनेटिक्स का फर्क है, दोनों की लाइफस्टाइल का फर्क है। जब दोनों की जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल का फर्क आता है तो उसका असर हमारी सेहत के ऊपर, हमारी एजिंग पे नजर आता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले कुछ जीन्स को डिस्कवर किया। उन जीन्स को हम कहते हैं लॉन्गेविटी जीन्स। जिन लोगों के अंदर ये लॉन्गेविटी जीन्स ज्यादा होते हैं, उन लोगों के अंदर एजिंग का प्रोसेस स्लो होता है, वो ज्यादा अरसे के लिए जवान रहते हैं, वो ज्यादा अरसे के लिए सेहतमंद रहते हैं। और ऐसे लोग जिनके अंदर ये जीन्स कम होते हैं, उनके अंदर एजिंग का प्रोसेस तेज होता है। और दूसरा फैक्टर तो वही फैक्टर जो हम इस वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारी सेल डिवीजन रुक जाती है। सेल डिवीजन के रुकने में हमारे बहुत बड़ा एक सिस्टमैटिक फंक्शन है। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि हमारे क्रोमोसोम्स के एंड के ऊपर एक पॉइंट होता है, सीक्वेंस होता है कुछ डीएनए के ऊपर जीन्स का, जिसको हम टीलोमर्स कहते हैं। ये टीलोमर्स जैसे जैसे हमारा सेल डिवाइड करता है, ये टीलोमर्स की जो सीक्वेंस है ये कम होता रहता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक पेंसिल से दे सकता हूँ। आप पेंसिल को शार्प करते रहते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल खत्म होती रहती है, फिर एक स्टेज आती है वो पेंसिल खत्म हो जाती है। सेम कहानी ये टीलोमर्स की है। जब सेल डिवाइड करता रहता है तो फिर टीलोमर्स कम होते रहते हैं, और जब टीलोमर्स कम होते रहते हैं एक स्टेज आती है कि टीलोमर्स इतने कम हो जाते हैं कि हमारे पास सेल मजीद डिवाइड करना बंद कर देता है। अब क्या होगा, एक सेल डेड होता है, उसके पीछे उसको रिपेयर करने के लिए नया सेल नहीं आता और एजिंग बहुत तेजी से होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनके टीलोमर्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर एजिंग बहुत तेजी से आती है और वो बहुत जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। आज से पहले 1980-1990 तक साइंटिस्ट का ये मानना था कि हम इसको नहीं रोक सकते, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर कुछ रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें निमाटोड्स, वर्म्स और फ्लाइज के ऊपर एक जीन को चेंज किया गया और उनकी लाइफ स्पैन डबल से ट्रिपल हो गया, जिसने साइंटिस्ट का और हमारी सोच का जाविया बदल दिया कि हम अगर चाहें और कुछ जीन्स को फोकस करें तो हम एजिंग को रोक सकते हैं या एजिंग की प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, और हम ज्यादा अर्से तक अपनी लाइफ को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। दिसंबर 2020 के अंदर ये रिसर्च पब्लिश होती है, जिस रिसर्च के अंदर माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ से मैं आपको बताऊं कि हमने जब निमाटोड, वर्म्स और फ्लाइज के अंदर एजिंग को देखा तो हमने अपना सारा फोकस चूहों के ऊपर ले आए। माइस के ऊपर अपना फोकस रिसर्च का इसलिए लेकर आए कि हमारे जीन और माइस के जीनोम दोनों में 85% सिमिलैरिटीज हैं। और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि अगर हम चूहों की एजिंग को कंट्रोल कर लें तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि हम इंसानों की एज को कंट्रोल कर लें। तो इसलिए दिसंबर 2020 के अंदर एक रिसर्च पब्लिश होती है जिसमें चूहों के अंदर 3 जीन्स को चेंज किया गया, और ये जीन्स रिलेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। मैं आपको बताता चलूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स डैमेज या डेड होते रहते हैं, वो सेल्स कभी भी रिकवर नहीं होते। इसलिए अगर किसी की मेमोरी लॉस हो रही होती है तो वो मेमोरी को रिकवर करना मुश्किल होता है। अगर किसी की आंखों की बिनाई कम हो रही होती है तो हमारे पास दुनिया के अंदर ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हम 2 गोलियां खाएं और हमारी आंखों की बिनाई दोबारा से ठीक हो जाए, बल्कि ग्लासेस लग जाती हैं, लेंस लग जाते हैं, और वो बिनाई उतनी ही रहती है या उससे पीछे ही जाएगी। इसलिए इन साइंटिस्ट ने 3 जीन चेंज किए माइस के अंदर, उन चूहों के अंदर चेंज किए जिनके रेटिना डैमेज थे। रेटिना डैमेज होने का मतलब है कि उनकी बिनाई नहीं थी,
बहुत कमजोर थी ये देखने के लिए कि क्या इनकी आंखें रिकवर होती हैं, क्या इनकी बिनाई वापस आती है। अगर तो बिनाई वापस आएगी तो इट मींस हम एजिंग को रिवर्स कर देंगे। तो फिर बहुत हैरानकुन रिजल्ट आए कि जब इन्होंने उन सेल्स के अंदर, रेटिना डैमेज सेल्स के अंदर 3 जीन्स को चेंज किया तो उनके रेटिना टिश्यू रिपेयर भी हो गए और उनकी बिनाई भी वापस आ गई। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी कि हम डैमेज पार्ट्स को रिकवर कर सकते हैं। फिर मई 2014 के अंदर एक रिसर्च पब्लिश होती है, जिस रिसर्च के अंदर 2 चूहों, एक बूढ़े चूहे और एक यंग माइस को, दोनों को सर्जरी के जरिए एक साथ जोड़ दिया गया ताकि यंग का ब्लड ओल्ड चूहे माइस के अंदर भी ट्रांसफर हो और ओल्ड का ब्लड यंग के अंदर भी ट्रांसफर हो। तो सर्जिकली उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया और फिर इन्होंने देखा कि जो ओल्ड माइस था उसके अंदर मसल रीजनरेशन भी हुई और उसके अंदर जो उसके लाइफ स्पैन फैक्टर्स थे वो भी इंप्रूव हुए। फिर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने रिसेंट एक रिसर्च की, जिस रिसर्च के अंदर उसने टीलोमर्स के ऊपर, जैसे मैंने अभी की वीडियो के पीछे बताया कि टीलोमर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी एजिंग के अंदर। तो उन्होंने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस लिया, उस जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस के टीलोमर्स बहुत कम कर दिए, जैसे वो टीलोमर्स इंसानों के अंदर कम हो जाते हैं। और फिर इन्होंने देखा कि उस माइस के अंदर एजिंग बहुत तेजी से होने लग गई और वो माइस बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो गया। तो इन्होंने टीलोमरेज एंजाइम का यूज किया और उन टीलोमर्स को इनएक्टिव किया, तो उस माइस की लाइफ स्पैन भी बेहतर हो गया और उसकी हेल्थ भी बेहतर हुई। इन सारी रिसर्च से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम इस चीज के ऊपर वर्क करें और हम कोई एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढे तो हम एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि क्या इंसानों पे ये थेरेपी पॉसिबल है, क्या इंसानों पे हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस रिसर्च में लगी हुई हैं कि हम इंसानों के ऊपर इसको अप्लाई करें और इंसानों की एजिंग को रिवर्स करें। जैसे जेफ बेजोस की आल्टोस लैब इस पे काम कर रही है, गूगल की कैलिको कंपनी इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी कोई भी FDA अप्रूव्ड ह्यूमन थेरेपी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा भी रिस्क के चांसेस भी हैं कि अगर हम इसको कंट्रोल ना कर सके तो इंसानों के अंदर कैंसर भी हो सकता है। तो इस तरह अभी इसके ऊपर रिसर्च है, लेकिन अभी कोई भी FDA ने कोई भी थेरेपी अप्रूव नहीं की कि हम इसको इंसानों पे यूज करें। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या 150 साल सिर्फ अमीर लोग जिएंगे, या अगर यहाँ पे लोग बढ़ना शुरू हो गए तो ओवर पॉपुलेशन का बर्डन कौन फील करेगा। ये कुछ ऐसे एथिकल सवाल हैं जिनका आंसर साइंस के पास नहीं है, बल्कि इनका आंसर आपको सोशल फैक्टर्स में मिलेगा। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको अगर चांस मिले तो आप 150 साल तक यहाँ रहना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। थैंक यू।